हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल आपके अपने चैनल आज़ाद सर एरो ट्यूब पर स्वागत है। और आज आप सभी लोग को मैं 9th क्लास का आज का आप लोग एनुअल एग्ज़ाम दिए हैं, सोशल साइंस विषय में सेकंड सिटिंग में आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, उसका आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग मिलाइएगा आप लोगों ने कितने प्रश्नों का यदि बनाए हैं तो सही उत्तर बनाए हैं। कुल 100 प्रश्न थे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न बनाने थे और मैं आपको सभी 100 प्रश्नों का हल बता रहा हूँ, सही उत्तर बता रहा हूँ। आप मिलाइएगा कितने सही प्रश्नों का आप लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, चलिए मिलाइएगा, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको आंसर। देख रहे हैं विषय कोड 111, सोशल साइंस क्लास 9th। शुरू करते हैं एक एक करके। आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह के नेता था। स्पष्ट है, विकल्प से साफ पता चल जा रहा है कि मंगल पांडे, सिद्धू कान्हू और रानी शिरोमणि तो नहीं थी, बिरसा मुंडा थे मुंडा विद्रोह के नेता। सही उत्तर पहला का ए, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे गंगा नारायण। तो सही उत्तर दूसरा का होगा सी। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो सही उत्तर भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी में है, तीसरा का सही उत्तर। चौथा प्रश्न है कि यूरोपवासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा था किससे। तो अरबों से। कंपास सुई का आविष्कार अरबों ने किया था। तो सही उत्तर चौथा का सी हो जाएगा। पांचवा है किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था। मैगलन, आप लोग जानते होंगे मैगलन ने सबसे पहले विश्व की चक्कर लगाया था। हालांकि उसके बीच में मृत्यु हो गया था, उसका नाव पहुंचा था पुनः वहां पर, जिससे पता चला था कि पृथ्वी गोल है। मैगलन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। सही उत्तर पांचवा का ए। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। यहाँ पहला जो है वाशिंगटन, ये था अमेरिका का सेनापति, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो थे अंग्रेजी सेनापति। तो छठा का सही उत्तर अंग्रेज का सेनापति पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। अगला है सतमा कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। अमेरिका में ही सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। हालांकि सबसे बृहद संविधान है भारत का, लेकिन अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में है सही उत्तर सतमा का बी। आठवां का द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं। फ्रांस के क्रांति से यह रिलेटेड। फ्रांस के जो है को 3 स्टेटों में बांटा गया था। जो है वो स्टेटस जनरल में प्रथम स्टेट में आते थे पादरी, दूसरे स्टेट में कुलीन, तीसरे स्टेट में सर्वसाधारण सर्वहारा वर्ग आते थे। तो दूसरे स्टेट का पूछ रहा है तो कुलीन होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। नई दुनिया का पता कोलंबस ने लगाया था। कोलंबस जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सही उत्तर होगा। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने लगाया था। एडम स्मिथ जो ब्रिटेन के थे, है ना। मुक्त व्यापार की नीति लेसेज फेयर मतलब क्या था, मुक्त व्यापार की नीति किसने लगाया था। एडम स्मिथ, जिसको कि अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, यही लेसेज फेयर के जन्मदाता हैं। सिद्धांत को इसी ने दिया था। वाल्टेयर कौन थे। वाल्टेयर एक लेखक थे। यहाँ है वैज्ञानिक, गणितज्ञ, लेखक और शिल्पकार। तो वाल्टेयर क्या थे, लेखक। इन्हीं का कथन था 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम होता है। रूसो समर्थक था। रूसो जो थे वो किसके समर्थक थे, तो जनता की इच्छा। ये 12वां का ऑप्शन नंबर डी, जनरल विल के वो फॉलोअर थे रूसो। तो सही उत्तर 12वां का डी। अगला है निम्न में से कौन अगहनी फसल है। अगहनी फसल हम लोग इसको कहते हैं जो अगहन में तैयार होता है, अगहन महीने में तैयार, इसको हम खरीफ फसल भी कहते हैं और इसके अंतर्गत आएगा चावल। तो 13वां का ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। जर्मनी को परास्त करने का श्रेय, रूस ने जर्मनी को परास्त किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को परास्त करने का श्रेय रूस को था। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 15वां का बी। दूसरा 16वां प्रश्न है कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। यहाँ वर्साई की संधि जो हुआ था, जिसको कि कहा जाता है कि वर्साई की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया हुआ था, है ना। जर्मनी के लोग इसको
जर्मनी के लोगों में यह टीस की तरह चुभ रहा था और इस संधि को हिटलर ने सब लोगों के सामने क्या किया, उसको उकसाया वर्साई की संधि को लेकर के ही, यानी वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सबसे बड़ा कारण था। ऑप्शन नंबर बी। केला बिहार में मुख्यतः बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाजीपुर से केलवा ले आइहा, तो हाजीपुर का केला है ना, छठ में भी गाते हैं हाजीपुर से केलवा ले आइहा, तो ये हाजीपुर का केला बहुत इंपॉर्टेंट। 17 का बी। अगला, निम्न से कौन व्यावसायिक फसल है? चावल, गेहूँ और मक्का ये जो है ये मुख्यतः पारंपरिक फसल के अंतर्गत आता है, और कपास जो है व्यावसायिक फसल है। ऑप्शन नंबर सी 18वां का। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुआ था, उसके बाद राष्ट्रसंघ जब फेल हो गया, द्वितीय विश्व शुरू हो गया फिर से, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था। यहाँ राष्ट्रसंघ पूछ रहा है, 1920 में इसकी स्थापना हुआ था, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। तो सही उत्तर 19वां का सही उत्तर सी। चेरो जनजाति झारखंड के रहने वाली जनजाति है, जो इसका सबसे ज़्यादा जो है जो छोटा नागपुर और रांची में, रांची यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 20वां का ए। झारखंड राज्य की दर्जा कब मिला था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में भारत में 3 नए राज्य बने थे, झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़, जिसमें कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर के नया राज्य बना झारखंड। तो 21वां का सही उत्तर बी। 22वां, मीन कैम्फ है ना, मेरा संघर्ष नामक पुस्तक की रचना हिटलर ने किया था। एडोल्फ हिटलर का यह प्रमुख कृति है मीन कैम्फ है ना, मेरा संघर्ष, ये हिटलर की कृति है। 22वां के बी। त्रिकूट समझौता कौन था इसमें शामिल था? त्रिकूट समझौता 1882 ईस्वी में हुआ था, 1882 ईस्वी में, और इसमें शामिल था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली है ना, ये त्रिकूट समझौता। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली इसके समझौता में शामिल थे, त्रिकूट के अंतर्गत आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, जिसकी समझौता हुआ था 1882 ईस्वी में। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऐसे अभी देखा जाए तो पहला स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अभी भारत का स्थान चीन से भी आगे हो गया है, तो अभी है पूछ रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार तो दूसरा स्थान था, लेकिन अभी है तो ऑप्शन दूसरा 2011 का जनगणना अनुसार था, लेकिन अभी है वर्तमान में तो पहला लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अभी चीन से भी ऊपर हो गया है, पिछले साल ही हो गया है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना है? मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होता है, 18 वर्ष के लोग मतदाता बन सकते हैं। तो सही उत्तर 25वां का ए। 26वां है, संविधान निर्माण में संविधान सभा जिसकी स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना जो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला जो है, ये जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया था, ये संविधान सभा की प्रस्तावना, ये भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला है प्रश्न 28वां, देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेवारी मुख्यतः किसकी है? भारत में, देश में, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, इन सभी प्रकार के निर्वाचन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग के जिम्मे होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? फिर से वैसा ही क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त से संबंधित निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 29वां का बी। इसके बाद है, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री की शपथ जो होता है, भारत प्रधानमंत्री जो होता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री का चयन होता है, और इसकी शपथ राष्ट्रपति के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। अगला है, राज्य में कानून कौन बनाते हैं? यदि राज्य के जो विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो कानून बनाने की जिम्मेदारी होता है, तो विधानमंडल इसके अंतर्गत आएगा। कानून बनाने का जिम्मेदारी होता है विधायिका को या विधानमंडल को, तो ऑप्शन नंबर बी 31वां का सही उत्तर होगा।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी यहाँ था, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को होता है जो शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 32 का सी होगा। राज्यसभा क्या है? संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा जो होते हैं उच्च सदन होते हैं और लोकसभा जो होते हैं निम्न सदन होते हैं। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। अगला है प्रश्न कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता पूछेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष, और अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन करता है? जो न्यायालय होते हैं, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी राज्य के उच्च न्यायालय जो होते हैं वो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36वां है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या होता है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243, ऑप्शन नंबर ए। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया था? बहुत ही हल्का प्रश्न। भारत सबसे पहले 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था, और तब से 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी 37 का। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र के सिद्धांत नहीं है? कानून के समक्ष समानता है ही, स्वतंत्र न्यायपालिका है ही, लोकतंत्र में बहुसंख्यक शासन होता ही है ना। जिस दल को बहुसंख्या अधिक होती है वो शासन करता है। असमानता यह सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर के बनती है? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, अभी बताए थे। राज्यसभा को जो कि उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनती है, ऑप्शन नंबर बी में है। और उसके बाद है 40वां कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और राज्यसभा का कार्यकाल यदि पूछा जाए तो अस्थायी होता है। तो राज्यसभा के सदस्य पूछ रहा है, सदस्य यदि पूछ रहा है तो 6 वर्ष सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला है अगले प्रश्न है 41, किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 326 में मतदान का अधिकार सभी बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को, जिसका भी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, उसको मतदान का अधिकार दिया गया है, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है। इसलिए सही उत्तर 41 का डी। 42वां है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? जितने भी हमारे मूल अधिकार होते हैं लोकतांत्रिक अधिकार, उसके संरक्षण अभी पहले बताए थे। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसका संरक्षण होता है। संरक्षक न्यायपालिका होते हैं, यानी न्यायिक प्राधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितने होते हैं? लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। राज्यसभा का होता है 30 वर्ष और लोकसभा के 25 वर्ष। राज्यसभा का यदि पूछा जाए तो 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष। भारत में लोकसभा का चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होता है? तो 5 वर्षों पर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यदि बीच में भंग नहीं हो तो 5 वर्ष पर ये चुनाव होंगे। अगला है यानी ऑप्शन नंबर डी 44 का। 45 है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? भिखारी को उत्पादक की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ठग को भी नहीं रखेंगे, शराबी को नहीं। बढ़ई जो होता है उत्पादककर्ता के रूप में आता है, यानी बढ़ई एक उत्पादक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय साधन है? उत्पादन के निष्क्रिय साधन के अंतर्गत आता है भूमि और पूंजी। भूमि एंड पूंजी जो है उत्पादन के निष्क्रिय साधन है। तो इसमें उत्पादन के निष्क्रिय साधन के अंतर्गत कौन कहेगा? तो भूमि। यहाँ भूमि है, पूंजी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक मानवीय पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य है ही, प्रशिक्षण भी है, प्रबंधन भी है, अकुशलता नहीं है। कुशलता यदि रहता तो होता, यहाँ अकुशलता है, तो यह एक मानवीय पूंजी नहीं है। 47 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 47 हो गया। 48 जनगणना 2001 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2001 के अनुसार, हाँ प्रश्न है यहाँ 2001 ही, ध्यान दीजिए 2001 लिखा हुआ है। यहाँ ऐसे जनरली 2011 के अनुसार पूछा जाएगा। तो 2011 के अनुसार साक्षरता
दर 2011 में कितना था? कुल था 2011 में 74.04%, लगभग 74%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर था 82.14% और स्त्री की साक्षरता दर था 65.46%। ये 2011 के जनगणना के अनुसार था। लेकिन 2001 में यदि पूछे तो 2001 में ध्यान दीजिएगा, कुल साक्षरता दर था 65.38, यानी इसको कहेंगे 65.4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है ना। जिसमें कि पुरुषों का साक्षरता दर था 75.8% और स्त्रियों की साक्षरता दर था 54.6%। तो यहाँ पर 2001 के जनगणना अनुसार पूछ रहा है, तो 2001 के अनुसार होगा 65.4%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला, गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या कहलाता है? ये गरीबी का सूचक है ना। अंडर पॉवर्टी लाइन, ये क्या चीज़ है? ये गरीबी का सूचक है, इंफॉर्मेशन ऑफ पॉवर्टी। ये क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? उच्च शिक्षा तो आर्थिक समस्या नहीं है, खाद्यान्न की प्रचुरता भी समस्या नहीं है, क्षेत्रीय समानता भी नहीं। यहाँ गरीबी और बेरोजगारी जो है ये प्रमुख आर्थिक समस्या है, ये ऑप्शन नंबर डी में है 50 का। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 50 का सही उत्तर ए। शीतकालीन कृषि, जो शीतकालीन में होता है उसको हम रबी फसल कहते हैं। रबी फसल जो अभी कट रहा है, रबी फसल को शीतकालीन कृषि भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जिसकी बुआई नवंबर में और कटाई फरवरी और मार्च में होता है। बिहार के कृषक मजदूर कैसे हैं? ज्ञानी तो नहीं है, कुशल भी नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, यहाँ अशिक्षित हैं। बिहार के कृषक मजदूर जनरली अशिक्षित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 53 का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 का है कि निम्न में से कौन टिकाऊ वस्तु नहीं है? टेलीविज़न है ही, मोबाइल है ही, कार है ही। दूध नहीं है, दूध टिकाऊ नहीं होता है ना, दूध जल्दी खराब हो जाता है, सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इनमें से कौन उत्पादक नहीं है? मशीन से उत्पादन होता है, यंत्र से भी होता है, कच्चा माल उत्पादन के लिए चाहिए ही। सब्जी नहीं है, सब्जी को उत्पादक वस्तु के अंतर्गत नहीं रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित से कौन उत्पादन का साधन है? उत्पादन का साधन वितरण, विनिमय, उपभोग नहीं है, यहाँ श्रम उत्पादन के साधन के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? गुजरात, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ सबसे लंबी तटरेखा जो है वो बिहार के गुजरात का है, जिसकी तटरेखा की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर होता है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है, जिसमें कि स्थलीय जो है विभिन्न राज्यों का जो है वो लगभग 6100 किलोमीटर, बाकी द्वीपों का है, द्वीप समूहों का तटरेखा है। कुल मिलाकर के 7516 किलोमीटर है, जिसमें अकेले 1600 किलोमीटर गुजरात की तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा भारत के किस राज्य का है? तो गुजरात का, ऑप्शन नंबर ए में है सही उत्तर, तो 57 का ए। कर्नाटक की राजधानी, बिल्कुल हल्का प्रश्न है, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी का यहाँ कहाँ है? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट केटू है ही, कॉमेट भी है, नंदा देवी भी है। माउंट एवरेस्ट जो है भारत में नहीं है, ये तिब्बत में है, ये ऑप्शन नंबर सी, 60 का सही उत्तर सी। चलिए 61, सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैडल चोटी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल चोटी कहाँ में है? उत्तरी अंडमान का यह सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर होता है, या 732 मीटर यह ऊंचाई चोटी सैडल चोटी की है, जो कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, 732 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और यदि बांग्लादेश को देखा जाए, ऐसी ब्रह्मपुत्र नदी को देखा जाए तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो इसको दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहते हैं। ये मेघना जो है
ये गंगा का एक नदी है, जिसको बांग्लादेश में गंगा को मेघना या पद्मा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम जानते हैं, तो जमुना होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए में। कौन लवणीय जल है, जिस खारा जल? तो बुलर जल और डल झील, गोविंद सागर झील जो है ये मीठा जल है, ये कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील जो कृत्रिम झील है, और बुलर झील और डल झील मीठे पानी की झील है। सांभर झील और चिल्का झील, भारत में दो झील जो मुख्यतः जो है सांभर झील और चिल्का झील, ये खारे पानी की झील है। सांभर झील है कहाँ में, तो राजस्थान में है, और ये खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील कौन है, लवणीय झील यानी खारे पानी की झील, ऑप्शन नंबर सी सांभर झील। इसके अतिरिक्त चिल्का झील भी खारे पानी की झील है, जो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है 64, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है? तो पटना और हाजीपुर के बीच जो गंगा नदी पर बना हुआ है महात्मा गांधी सेतु पुल, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, ये पटना शहर के पास है। तो ऑप्शन नंबर 64 का सी। निम्न में से कौन गर्म जलप्रपात है? ककोलत, गरसोप्पा, शिव समुद्रम, ये ठंडे पानी का है। ब्रह्मकुंड जो है बिहार के राजगिरी में है, राजगिरी जिसको कि सप्तधरवा भी कहते हैं, ये जो ब्रह्मकुंड है ये गर्म पानी का जलप्रपात है, और यहाँ की जो तापमान है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है ये पानी का, ये 65 का ऑप्शन नंबर सी। विश्व के सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बहुत पहले चेरापूंजी था, अब है मेघालय में स्थित मौसिनराम। ये कहाँ में है? मेघालय में मौसिनराम है, जहाँ की औसत वर्षा लगभग 12,000 मिलीमीटर, औसत वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर होता है। ये मौसिनराम, सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम क्षेत्र है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मौसिनराम। तो ये ऑप्शन नंबर बी, यहाँ का औसत वर्षा 12,000 मिलीमीटर के लगभग होता है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। 67वां क्वेश्चन, भूटान की राजधानी कहाँ है? बहुत हल्का प्रश्न है। ढाका बांग्लादेश की, काठमांडू नेपाल की, और नई दिल्ली भारत की, और थिम्पू है भूटान की राजधानी, थिम्पू ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है, या फिर कहें कि पानी के बूंद की तरह का है आकार, सी। सिंधु नदी बहती है, ऐसे सिंधु नदी बहती है भारत में, पहले जाती है ये पूर्व से पश्चिम की ओर, और उसके बाद फिर उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। तो उत्तर से दक्षिण नहीं, यहाँ पूरब से पश्चिम जनरली इसको कहा जाए, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी में ज़्यादा इसका बड़ा अच्छा आंसर होगा। मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्त किया जाता है। मानचित्र के पैमाने में जो होता है अंश और हर के द्वारा पैमाना व्यक्त करते हैं। तो अंश जो होता है इससे मानचित्र की दूरी व्यक्त होता है, और हर जो होता है उससे जो वास्तविक दूरी जो होता है दो स्थानों के बीच उसको प्रदर्शित करता है। तो हर से वास्तविक दूरी जो सतह की जो दूरी होती है वास्तविक, वो सतह की वास्तविक दूरी हर के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो आंसर होगा हर से क्या व्यक्त होता है, तो सतह की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 71, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ा दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा मैथ में ही पढ़े होंगे, जिस आंकड़े के सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेक्षक पर होता है उसको प्राथमिक आंकड़ा। तो बिल्कुल क्षेत्र में जाकर के इकट्ठा किया गया तो उस पर अन्वेक्षक पर इसकी जिम्मेदारी होगी ही, इसलिए इसको प्राथमिक आंकड़ा कहेंगे। और जिस आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेक्षक पर नहीं होता है उसको गौण आंकड़ा कहते हैं या द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक आंकड़ा होगा 71 का सही उत्तर ए। 72 निम्न से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? यहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र कैगा, वाराणसी, दिल्ली और मेरठ। यहाँ पर कैगा जो है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि कर्नाटक में स्थित है, और 72 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 72 का सही उत्तर ए, कैगा जो कि कहाँ में है? कर्नाटक में है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न है हिरोशिमा, जिसमें कि बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में, जापान का यह शहर है जो बर्बाद हो गया परमाणु बम के कारण। तो हिरोशिमा अवस्थित कहाँ में है? जापान में, ऑप्शन नंबर 73 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला है कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? ये यदि पूछा जाए कि भारत का कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है तो दामोदर घाटी क्षेत्र। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खदानें हैं, कोयला और विभिन्न प्रकार के कल कारखानों के कारण यहाँ पर अम्लीय वर्षा का ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा ज़्यादा होता है। तो यह सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है दामोदर घाटी क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
इसके बाद है नगरों में सड़क कहाँ पार करनी चाहिए। जनरली नगर में सड़क पर पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ होता है और वहीं पर हमें पार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जेब्रा क्रॉसिंग। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। पद्मा नदी तो हम पहले बताए हैं, पद्मा नदी को गंगा का पद्मा नदी है, जिसको कि बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा को, और नारायणी नदी को गंडक नदी को कहते हैं, गंडक नदी को नारायणी कहते हैं। सप्तकोसी ये है, कोसी को नेपाल में कहते हैं इसको, इसकी 7 मुख्य धाराएं हैं, इसके कारण इसको सप्तकोसी भी कहते हैं, और नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। श्रम का पारिश्रमिक, यदि कोई व्यक्ति श्रम करता है उसके एवज में उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसको वेतन या मजदूरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्न से कौन पूंजी है। पूंजी के अंतर्गत फटा हुआ शब्द तो आएंगे नहीं। किसान का हल पूंजी है, ठीक है। बिना व्यवहार में लाई गई मशीन तो व्यवहार में नहीं आ रहा है तो पूंजी नहीं है। घर के बाहर पड़ा पत्थर ये कोई काम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पूंजी कौन है, किसान का हल पूंजी के लिए काम आते हैं। तो सही उत्तर 78 का बी। अगला क्वेश्चन है 79। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा। ये भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है, तो इनमें से सभी होगा मूलभूत आवश्यकता है। इसके बाद है SGSY। SGSY का मतलब होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को किया गया था। तो सही उत्तर 1999 बी में है, तो सही उत्तर 80 का बी। अब 80 सॉरी एक इसके पहले हम बोले थे शायद वीडियो के प्रारंभ में कि कुल 100 क्वेश्चन नहीं, मतलब 100% में 50% आपको बनाने होते हैं। 100% प्रश्न नहीं बनाने हैं, 50% ही बनाने हैं। तो यहाँ पर चूँकि 20 नंबर का प्रश्न जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, तो 80 नंबर ही जो होते हैं टोटल पेपर आएंगे 80 नंबर का, और 80 में जो 50% है ऑब्जेक्टिव, तो 80 नंबर भी आएंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें से 50% यानी 40 क्वेश्चन आपको ही बनाने हैं। लेकिन मैंने आपको 80 प्रश्नों का उत्तर बता दिया। आपने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया, कितने सही आपके हुए, इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट में हमें बताएं। और अभी तक वीडियो आप लोगों ने देखा, आपको फ़ायदा हुआ, अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए। और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, गुड बाय।